नमस्कार दोस्तों, आज है 18 मई 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वैज्ञानिक लोग हमेशा से ही इस खोज में रहे हैं, हमारे खगोल शास्त्री, हमारे एस्ट्रोनॉमर्स की कैसे करके हम पृथ्वी की तरह ही दूसरी पृथ्वी की खोज करें और हम ये देखें कि क्या वहाँ पर जीवन संभव है कि नहीं है। अभी हाल फिलहाल में वैज्ञानिक लोगों ने एक न्यू अर्थ को फाउंड किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अभी तक देखा जाए जितने भी न्यूज़ हम सुनते थे उनमें से तो ये न्यूज़ बिल्कुल अलग है। K2-18b इस ग्रह का नाम दिया गया है। मतलब इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो K2-18b नामक एक एक्सोप्लैनेट हम किसको बोलते हैं, जो ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर है उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। यहाँ पर हाल ही में हैबिटेबिलिटी के ऊपर रिसर्च किया गया है, जीवन की संभावना को लेकर के इसमें चर्चा हुई है। तो यूपीएससी के एंगल से भी हम इसको यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं, पार्टिकुलरली साइंस, एनवायरनमेंट एंड अंतरिक्ष अनुसंधान एंड वैश्विक जो वैज्ञानिक बहस हैं उसके संदर्भ में हम इसको रिलेट करके देख सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो ये जो K2-18b नाम रखा गया है, ये एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट मतलब सौर मंडल के बाहर स्थित पृथ्वी या फिर ग्रह कह लो। डिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है, ये जो दिखाई दे रही है ये एकदम थोड़ी सी है, लेकिन लगभग ये 124 प्रकाश वर्ष दूर और ये लियो तारामंडल में लोकेटेड है। और अब ये पृथ्वी है तो जाहिर सी बात है किसी न किसी सूरज का ये चक्कर लगाती होगी। तो बोला जा रहा है ये ना K2-18 नामक तारे की परिक्रमा करता है और इसी के नाम पर हमने इसका नामकरण भी कर दिया है K2-18b। वहीं हम बात करें कि इसको हमने कब खोजे थे, इसकी खोज हमने करे थे केपलर टेलीस्कोप के द्वारा सन 2015 में। और साइज जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये पृथ्वी से 5.2 गुना चौड़ा है और 9 गुना ज़्यादा भारी है। इसके अलावा तापीय विकिरण की जब हम बात करते हैं तो अपने तारे से उतनी ही ऊर्जा ले रहा है जितनी कि सूरज से पृथ्वी ले रही है, इसलिए भी टेम्परेचर तो यहाँ पर बढ़िया है, रहने लायक है। अब हम बात करते हैं कि भाई जीवन की संभावना है यहाँ पर, आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो देखिए, हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर हमको देखने को मिला है और H हाइड्रोजन है, H2O भी कहीं ना कहीं से हमको मिल ही जाएगा। ये ग्रह संभवतः हाइड्रोजन प्रधान वायुमंडल से घिरा है जो कुछ जीवन संकेतक अणुओं को संरक्षित कर सकता है। इसके अलावा 2019 में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हब्बल टेलीस्कोप ने वायुमंडल में जलवाष्प के संकेत पाए थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि चलो यहाँ पर शायद अब जीवन पॉसिबल है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मतलब 2023-24 की बात करते हैं तो यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इन गैसों के संकेत दर्ज किए थे जो कि बायोमार्कर गैसेस माने जाते हैं। फिर डाइमेथिल सल्फाइड DMS एक संभावित बायोमार्कर होता है जो कि पृथ्वी पर समुद्री फाइटोप्लैंक्टन द्वारा बनाया जाता है और इस टेलीस्कोप के माध्यम से हमको दोनों चीज़ देखने को मिल गई थी, DMS या फिर हम कह सकते हैं इसको DMDS। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं हाइसिन वर्ल्ड क्या होता है, हाइसिन शब्द बना है हाइड्रोजन प्लस ओशियन से, मतलब एक ऐसा ग्रह जो एक गहरे महासागर से ढका है और उसके ऊपर है हाइड्रोजन युक्त वातावरण। और K2-18b लगभग हाइसिन वर्ल्ड ही माना जाता है, लेकिन ये अभी तक पुष्ट नहीं हुआ है। कुछ मॉडल ये भी दिखाते हैं कि इसकी सतह रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट के करीब हो सकती है, जैसे कि शुक्र ग्रह पर होती है, जहाँ पर गर्मी बाहर नहीं जा पाती है और ग्रह नरक जैसे बन जाते हैं। अब लेकिन उतना ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जिन कंप्यूटर मॉडल से हम डेटा की व्याख्या करते हैं उनमें गलतियां या फिर उसमें कमी भी हो सकती है। डीएमएस की पुष्टि भी अभी नहीं हुई है। दिक्कत यह है केवल संकेत मिले हैं लेकिन वैज्ञानिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसके अलावा वैकल्पिक स्पष्टीकरण, कुछ वैज्ञानिक मान रहे हैं कि ये एक मिनी नेपच्यून हो सकता है, मतलब एक गैस प्रधान ग्रह जिसमें जीवन की संभावना बहुत कम है। पहले भी कुछ इस प्रकार की न्यूज़ आई थी, जैसे कि ट्रैपिस्ट फर्स्ट वास्प 12b ने पहले जीवन की संभावना दिखाई लेकिन बाद में हो जाता है गलत साबित। अब चूंकि दोस्तों आज संडे है, इसलिए संडे वाले दिन में एडिटोरियल वाला हिस्सा नहीं रहता है, साइंस के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। पहली वाली साइंस की न्यूज़ जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली समुद्र की गहराई के रहस्य को समझाने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि समुद्र कितना विस्तृत फैला हुआ है, कितना बड़ा और कितना ज़्यादा अनजान है। अभी तक हम लोग इसमें रिसर्च में लगे हुए ही हैं, समुद्र की दुनिया के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते, इतना बड़ा है ये धरती की सतह का 2/3 हिस्सा गहरा है, समुद्र है। ठीक है, मतलब धरती की सतह का 2/3 हिस्सा गहरा समुद्र है। गहरा समुद्र यहाँ पर मौजूद है। पार्टिकुलरली 200 मीटर या फिर उससे भी हम नीचे तक देखते हैं कि गहरे समुद्र हैं। इतनी गहराई तक गहरे समुद्र पाए जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है लेकिन सबसे कम एक्सप्लोर किया गया सेक्टर है। तुलना यदि अपन करेंगे ना, अगर गोवा का आकार 3700 वर्ग किलोमीटर है तो अब तक सिर्फ गोवा के आधे हिस्से जितना ही हम समुद्र तल देख पाए, पूरा तो देख ही नहीं पाए। अब बोला जाता है कि रिसर्च कैसे करके हुई है। वैज्ञानिकों ने 14 देशों के 43,681 डाइव रिकॉर्ड इकट्ठे किए। लोग बहुत गहराई तक जाते हैं ना समुद्र में, उनमें से हमें क्या पता चला? समुद्र की गहराई की तस्वीरें ली गई हैं, डाइव की लोकेशन, गहराई एंड डेट को भी रिकॉर्ड किया गया है और किस देश ने डाइव किया। फिर 2 तरीक़ों से कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाता है। एक है मिनिमम मैक्सिमम एरिया, तो मिनिमम है 1259 वर्ग किलोमीटर से 2130 वर्ग किलोमीटर एरिया देखा गया है। सेकेंड वाली चीज़ जो नोट करी जाती है वो है डाइव का टाइमिंग एंड स्पीड। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर 3823 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है इतना कवर किया गया है 66 साल में। मतलब अब तक सिर्फ हम 0.001% समुद्र तल ही देख पाए हैं, कुछ नहीं देख पाए हैं अभी तक। अब इतनी गहराई तक कौन देश जा पाए हैं अभी तक? 97% हिस्से में मात्र 5 देश, अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी, यहाँ के लोग ही इतनी गहराई तक पहुँच पाते हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का नाम तक नहीं है, इनका तो कोई जिक्र तक नहीं है। वहीं बात करें कि कहाँ पर ज़्यादा रिसर्च हुई है, कहाँ पर कम रिसर्च हुई है, तो देखिए जो ज़्यादातर देखी गई जगहें हैं इनके अंतर्गत आ जाती हैं, इसके अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों कैनियन, मतलब गहरी घाटियाँ और समुद्री ढलान। सबसे कम जो एक्सप्लोर किया गया है वो है अबिसल प्लेन, मतलब समुद्र तल का 70% हिस्सा जो कि चपटा और विशाल है। मतलब हम समुद्र के बारे में अधूरी जानकारी पर निर्भर है। यदि हम इस हिसाब से देखें कि हमें कितना टाइम लग जाएगा पूरा समुद्र देखने में, अगर 1000 रोबोट मतलब सबमर्सिबल लगा करके हर साल 3 वर्ग किलोमीटर प्रति सिस्टम देखेंगे तो पूरा समुद्र तल देखने में 1 लाख साल लग जाएंगे, आप सोच सकते हैं। लेकिन इसको कम करना है तो न्यू टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा एंड ग्लोबल कोऑपरेशन करके हमें चलना पड़ेगा। अगली वाली साइंस की जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली सॉलिड स्टेट बैटरी की समस्या और समाधान के बारे में चर्चा करता है। सबसे पहले तो समझते हैं कि सॉलिड स्टेट बैटरी क्या होती है। नॉर्मल बैटरी जैसे कि मोबाइल की जो बैटरी रहती है ना, इसमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है,
मतलब नमक पानी जैसा मिश्रण, जो कि आयनों को एनोड कैथोड के बीच घूमने देता है। लेकिन ये जो सॉलिड स्टेट बैटरी रहती है, इसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट मतलब सिरामिक रहता है। फायदा ये है कि ये ज़्यादा सेफ है, आग नहीं लगती, ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, लंबी लाइफ रहती है। इसका उपयोग किया जाता है पेस मेकर एंड स्मार्ट वॉच में। लेकिन समस्या हो जाती है डेंड्राइट्स की, मतलब चार्जिंग के दौरान लिथियम आयंस एनोड पर जमा होते हैं और छोटे छोटे नुकीली तार बनाने लग जाते हैं, जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम पेड़ की जड़ों की बात करते हैं तो ये जड़ों को तोड़ देती हैं, वैसे ही ये डेंड्राइट्स इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ करके शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ये दिक्कत पैदा हो जाती है। लेकिन नई रिसर्च सामने आई है जिसमें बोला जा रहा है डेंड्राइट की वजह मटेरियल फैटीग होती है। मतलब शॉर्ट सर्किट क्यों हो रहा है? मटेरियल फैटीग के कारण। मतलब जैसे तार को बार बार मोड़ेंगे ना तो वो टूट जाता है, वैसे ही बैटरी को बार बार चार्ज डिस्चार्ज करने से एनोड में माइक्रो क्रैक्स आ जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी गई है, इसमें वैज्ञानिकों ने ऑपरेंडो माइक्रोस्कोपी से देखा कि पहले 30 मिनट तक सब सही था, फिर छोटे छोटे होल्स बने और बैटरी 145वें चक्र में फेल हो जाती है। समाधान भी हो सकता है। अब वैज्ञानिक ये तो पता लगाएंगे कि तापमान और चार्जिंग स्पीड का डेंड्राइट्स पर क्या असर पड़ता है, कैसे एनोड की थकान फैटीग को कम किया जाए। इससे फ़ायदा होगा, बैटरी मॉडल्स ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे और लाइफ भी बढ़ जाएगी। साइंस वाली इस न्यूज़ के अंतर्गत हम यहाँ पर मानसून को पवन ऊर्जा के साथ में रिलेट करके देखने वाले, वाइंड एनर्जी के साथ में हम इसको रिलेट करेंगे कि किस प्रकार से मानसून क्लाइमेट चेंज न केवल नुकसान पहुँचाता है बल्कि मानसून हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देता है। मानसून इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे पहले तो मानसून को यदि हम समझें तो मानसून जो है एक प्रकार की मौसमी हवाएं रहती हैं, जो कि हम इसको मेज़रमेंट करते हैं पिछले 25 से 30 साल का रिकॉर्ड इसका क्या है, ठीक है, वेदर की कंडीशन क्या रही है। तो जैसे कि हमारे देश में मानसूनी पवनों के माध्यम से बारिश होती है, मतलब ये खास तरह से समुद्र से स्थल की तरफ चलने वाली हवाएं होती हैं, पार्टिकुलर टाइम पीरियड में चलती हैं और यही अपने साथ में बारिश लेकर के आती हैं और हमारे देश में इससे वर्षा होती है मानसूनी हवाओं के चलते चलते। मानसून इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहता है? भारत की जीवन रेखा जो कि जून से सितंबर के टाइम में आता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, इससे 70% बारिश होती है, जिससे कृषि, जल संकट और हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। इस साल का पूर्वानुमान लगाया गया है 27 मई के आसपास केरल पहुंच जाएगा, नॉर्मली 1 जून को पहुंचता है। इसका रीज़न है अरब सागर से सोमाली जेट स्ट्रीम हवाएं नमी ला रही हैं, जिससे मानसूनी बादल बनते हैं और हमारे देश में बारिश होगी। मानसून और पवन ऊर्जा का कनेक्शन यहाँ पर स्थापित किया जाता है। हवाओं की शक्ति, मानसून के दौरान पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में हवाएं तेज चलने लगती हैं, जैसे कि एक विंड टर्बाइन साल का 70% बिजली जून से सितंबर में पैदा कर रहा। इस टाइम पीरियड में हमें फ़ायदा मिल जाता है। चुनौती ये रहता है कि हवा की गति में उतार चढ़ाव, कभी जैसे तूफान आ गया, कभी शांति है, इससे बिजली उत्पादन में दिक्कत पैदा होती है। भारत की पवन ऊर्जा कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में देखा जाए 45 गीगावाट हम विंड एनर्जी के माध्यम से, और हम दुनिया में चौथे नंबर में हैं। 2032 तक हम टारगेट रखे हैं कि 121 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे, मतलब हम कोयले पर निर्भरता घटाना चाहते हैं। दिक्कत यह है कि पवन ऊर्जा जाहिर सी बात है अनियमित है, कभी मौसम ठीक रहता, कभी ठीक नहीं रहता, कभी हवा चल रही है, कभी नहीं चल रही। अब हमें पता भी तो चले हवा की भविष्यवाणी कैसे हो रही है। न्यूमेरिकल वेदर मॉडल्स अपनाए जाना, हाई रेजोल्यूशन डेटा, कुछ किलोमीटर तक के स्तर पर हवा की गति और दिशा का विश्लेषण किया जाता है। विंड एटलस ऑफ इंडिया,
चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ने ये टूल बनाया है जो कि नए विंड फार्म्स की लोकेशन तय करने में मदद करता है, कब उसका निर्माण हो रहा है। इसके अलावा कुछ एआई मॉडल्स भी हैं हमारे पास में, बहुत सारे डेटा हैं सैटेलाइट के माध्यम से, रडार डेटा के माध्यम से, जैसे गूगल का मैटनेट 3। ये एआई टूल्स कम वेदर स्टेशंस के डेटा को भी हाई रेजोल्यूशन मैप में बदल देता है। कृषि और बिजली के सेक्टर, कृषि में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है। गर्मी के टाइम में आप देखोगे एसी चलाना है, मानसून में आप देखेंगे कृषि मानसून के टाइम में जैसे गेहूं की जब बुआई करी जाती है ना, तो उस समय में ज़्यादा बिजली लगती है जो पवन ऊर्जा से पूरी हो सकती है। जैसे राजस्थान में अक्टूबर दिसंबर में हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए वहाँ पर पवन ऊर्जा की योजना काम नहीं करेगी अच्छे से। साइंस वाली इस न्यूज़ के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि क्या हम मॉलिक्यूल्स के माध्यम से डेटा स्टोरेज का काम कर सकते हैं। इसका आंसर है हाँ। वैज्ञानिकों ने अब छोटे छोटे अणुओं को डेटा स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करने का तरीका खोज करके निकाल दिया है। मतलब डीएनए और अणुओं मॉलिक्यूल्स की पावर को यहाँ पर हम समझेंगे। डेटा स्टोरेज हमेशा से ही चुनौती रहा है। आज कंप्यूटर हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव में डेटा स्टोर किया जाता है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता लिमिटेड है। यदि हम नेचुरल एग्जाम्पल देखें, जैसे डीएनए की बात करते हैं, डीएनए प्राकृतिक रूप से डेटा को स्टोर कर रहा है। अब आप सोचिए कि इसको मेजरमेंट भी कर लिया गया है। 1 ग्राम डीएनए में 200 पेटाबाइट्स मतलब 200 लाख जीबी डेटा स्टोर हो सकता है। मतलब पूरा नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी को 1 चम्मच डीएनए में आप समा दे रहे हैं। अब ये जो रिसर्च है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों ने अभी तक क्या किया है, इसमें जो टीम थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के बिपिन पांडे और उनके साथियों ने एक आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल बनाया है जिसको एसडीओ नाम दिया गया है। एसडीओ मतलब सीक्वेंस डेराइव्ड ओलिगोरेथेन्स। ये 4 अलग अलग मोनोमर्स मतलब यूनिट से बना एक पॉलीमर है। डेटा कैसे स्टोर हुआ? मोनोमर्स के सीक्वेंस में ही डेटा को इनकोड कर दिया गया था। जैसे कि हेलो वर्ल्ड जैसे 11 अक्षर का पासवर्ड एसडीओ में हमने स्टोर कर दिया है। इस प्रकार का काम किया था। अब डेटा को पढ़ेंगे कैसे करके? सबसे पहले तो एसडीओ को कंट्रोल तरीके से हमें तोड़ना पड़ेगा। सेकंड है डिफरेंशियल पल्स वॉल्यूमेट्री। एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोनोमर्स का क्रम रीड किया जाता है। कैसे करके? जैसे जब अणु टूटता है ना, तो वो विद्युत संकेत देता है जिसे डेटा को हम डिकोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भविष्य की भी कुछ संभावनाएं यहाँ पर बताई जाती हैं कि गति बढ़ाने के लिए, मतलब अभी डेटा पढ़ने की जो प्रोसेस है धीमी है, इसे तेज करने पर काम चल रहा है। नेक्स्ट वाली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली कोरल रीफ्स के ऊपर रिसर्च आई है। इसमें बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक लोगों ने स्नैपएक्स नामक एक स्पेशल इंक का निर्माण किया है। इसके माध्यम से जो क्षतिग्रस्त कोरल रीफ होते हैं, ठीक है, इनके लिए हम एक प्रकार से ये दवाई की तरह काम करने वाला है। ये इंक प्रभावित कोरल रीफ्स पर कोरल्स को बसने मतलब सेटल होने, ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। अब जो हेल्दी रीफ्स होती हैं ना, वे केमिकल सिग्नल भेजते हैं जो पानी में तैरते कोरल्स को का निर्माण करते हैं। इसके अलावा ये बताते हैं कि भाई वो कहाँ पर बसेंगे। लेकिन अब बहुत सारी भित्तियाँ इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई हैं कि वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए वैज्ञानिक लोगों ने समाधान निकाला है क्या चीज़ का? स्नैपएक्स। ये है मिक्स ऑफ कंपाउंड। इसका निर्माण किए हम हेल्दी एल्गी, नैनो पार्टिकल एंड सॉफ्ट जेल के माध्यम से। जब इसको हम रीफ की सरफेस के ऊपर स्प्रेड करते हैं, इट सॉलिडिफाई व्हेन एक्सपोज टू लाइट। इस पर जब हम फैलाते हैं रीफ सरफेस पर, तो ये रोशनी के संपर्क में आने पर सॉलिडिफाई हो जाता, मतलब ठोस हो जाता है।
अब उन्होंने ये भी पाया है कि स्नैपएक्स लगे सतहों पर कोरल्स बिना स्नैपएक्स वाली सरफेस की तुलना में लगभग 20 गुना ज़्यादा बस गए थे। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है इनको फिर से रिस्टोर करने के लिए।